बड़े काम का कैराना यानी वेस्टर्न यूपी का वो कस्बा जिसने 2017 में उत्तर प्रदेश की पूरी सियासत का रुख बदला। क्या था मुद्दा? था जब सैकड़ों हिंदू परिवारों को अपने घर डर के मारे जैसे कि तैसे छोड़कर भागना पड़ा था। कस्बे से दूर खेतों में खुले में डेरा डालना पड़ा था। इसके बाद क्या हुआ? 2017 के चुनाव हुए। कैराना फैक्टर ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में काम किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही 26 जिलों में बीजेपी ने 136 में से 109 सीटें जीती। आज करीब 4.5 साल बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर कैराना में थे। योगी आदित्यनाथ ने कैराना से पलायन करने वाले हिंदू परिवारों से मुलाकात की। आपको बता देते हैं ये परिवार अब लौट चुके हैं, वापस आ चुके हैं। उन्हें मुआवजे का मरहम लगाया, साथ ही उनके साथ खाना भी खाया और इसके बाद जनसभा भी की जिसमें उन लोगों को चेतावनी दी जिनके कारण कैराना में पलायन जैसे हालात पैदा हुए। योगी आदित्यनाथ की चेतावनी की एक लंबी फहरिस्त है। तो दूसरी तरफ विपक्ष आरोप लगा रहा है कि योगी आदित्यनाथ कैराना में 5 बरस पुरानी चिंगारी सुलगाने गए थे। दरअसल वो उस जाट मुस्लिम समीकरण को हिलाने गए थे जिसका अलग अलग होना उनकी सियासत को रास आता है, सूट करता है। वो जाट मुस्लिम समीकरण जिसे किसान आंदोलन के बहाने फिर से साधने की कोशिश विपक्ष द्वारा की जा रही है, इस बात को विपक्ष द्वारा दोहराया गया। तो क्या 4.5 साल बाद यूपी चुनाव में कैराना फिर से मुद्दा बन जाएगा? अगले साल ये आगामी विधानसभा चुनाव, तो कहना चाहिए करीब 5.5 साल बाद। और क्या है कैराना की सियासत और किस तरह से पड़ेगा इसका विधानसभा चुनावों पर असर, करेंगे इसी पर बात। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। जल्दी से आपको बताएंगे सवाल कि जातीय गणित से क्या जीत मिलेगी बीजेपी को, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है? धर्म चक्र से क्या सत्ता में वापसी करेगी बीजेपी? टूल टिकैत का तोड़ कैराना माना जाए क्या? और कैराना कार्ड से क्या फिर से योगी आदित्यनाथ की वापसी होगी? कई खास मेहमान इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। एमएच खान मुस्कुराते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, बीएसपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। असीम वकार प्रवक्ता हैं एआईएमआईएम के, और हमारे साथ आपको बता देती हूँ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रेम शुक्ला जी हैं, और साथ ही प्रियंका गुप्ता है, यूपी कांग्रेस की स्पोक पर्सन है, और मास्टर शिवराज हैं, किसान लीडर हैं। लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे कैराना। मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला भी आपको थोड़ी देर पहले स्क्रीन पर दिखाई दिए। मनीष, आपके साथ वो परिवार है जिन्होंने डर में पलायन किया था, अब इनकी वापसी हुई है, क्या कह रहे हैं ये परिवार? मरहम या सियासत? देखिए अदिति, हम इस वक्त उसी जगह पर है जहां पर योगी आदित्यनाथ कैराना में आए थे और उन्होंने कई उन परिवारों से मुलाकात की थी जो परिवार पलायन करके चले गए थे, जो वो वापस आए हैं। हमारे साथ उसी गली में ही रहने वाला एक परिवार है, निशांत अग्रवाल हमारे साथ बैठे हैं और उनकी ये माताजी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उस दौरान इन्होंने क्या देखा था और कितना अब वो बदलाव फील करते हैं। निशांत जी, सबसे पहले जी न्यूज़ ने ही ये रिपोर्ट दिखाई थी कि क्या हालात थे, क्या हुआ था उस दौरान, क्या देखा था आपने? सर, उस समय क्या था कि गुंडागर्दी के नाम पे, मतलब प्लान करने के नाम पे हिंदुओं को भगाने का यहाँ से काम हो रहा था। चिट्ठी डाल दी किसी के यहाँ फिरौती के लिए, और फिरौती नहीं दी तो गोली इनको मार दी। ऐसे ही 3 व्यापारी यहाँ पे गोली मर गई थी दिन दहाड़े, मतलब टाइम होगा 2 बजे के आसपास का, और दिन दहाड़े आए और गोली इनको मार दी। मेन था फिरौती इनको नहीं दी गई थी। ऐसे ही हमारे पड़ोस में, जहाँ हमारी शॉप है वहीं पड़ोस में हमारी जो मुल्ला अंसारी हैं, जो आप जिनके आज योगी जी आए थे, वो भी ऐसे ही गए थे। जस्ट वहाँ पे गोली मारने के बाद वो लोग उनके पास आए कहने के लिए कि आप या तो मैं फिरौती दे दीजिए वरना धमाका आपने देख लिया, नेक्स्ट नंबर आपका है। तो यहाँ हमने देखा कि जो मकान थे उस पर मकान बिकाऊ है कि बोर्ड लगे हुए थे। आपने निशांत, आपने भी उस दौरान सोचा था कि आप के लिए सेफ नहीं यहाँ से जाना चाहिए? जी सर, मैं भी गया था कि मैं उनके पड़ोस में रहता हूँ। अब उनसे मांग रहे तो अगला नंबर हमारा भी इसमें हो सकता है कि हमें बोलें कि आप भी हमें दीजिए। तो उससे पहले हम यहाँ से निकल गए थे और तकरीबन 2 साल बाद मैं यहाँ पे वापस आ गया था, जब अगेन सरकार योगी जी के यहाँ पे आ गई थी। अभी क्या माहौल देखते हैं आप, कितना बदला है? अब तो बहुत चेंज हो गया है, मतलब कोई गुंडागर्दी नहीं है, कोई भी यहाँ पे नहीं आता फिरौती मांगने के लिए, ना ही कुछ है, सब शांत चल रहा है। दुकानें खुलती हैं 11-11 बजे तक यहाँ पे रात को, और पहले क्या आता कि 5 बजे शटर में कर दो। अदिति, एक और यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत थी, जो लड़कियां और महिलाएं थी वो काफ़ी अनसेफ फील करती थी। हमारे साथ निशांत की माँ है, वो बताएंगी। आप ये बताइए कि हमने सुना यहाँ पे कि जो पेरेंट्स थे 5 जैसे बजते थे, 5:30 बजते थे, उनको चिंता हो जाती थी अपनी लड़कियों की कि कुछ उनके साथ गलत ना हो जाए। क्या माहौल था उस समय? माहौल बहुत खराब था, अब बहुत अच्छा है। क्या बदलाव पहले से? बदलाव, पहले तो बस बाहर ही नहीं निकले थे,
दुकान वालों को जब तक घर नहीं आवे थे तब तक टेंशन रह रही थी कि भाई कब तक आवेंगे घर पे, दुकान पे कुछ ऐसी बात तो नहीं, सुन के टेंशन तो बहुत हो रही थी। अब अच्छा है। मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए, आप लोगों के बीच आए, आपने उम्मीद की थी उनके आने की, और उनका आने से क्या आप लोगों को क्या फायदा मिलेगा? नहीं, हमें तो बहुत फायदा है, बहुत फायदा मिलेगा, पूरे कैराने को फायदा है, हमें भी फायदा है, हम तो व्यापारी हैं, आराम से रहेंगे। तो पलायन रुक गया है, आपको लग रहा है लोग वापस आ रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल आराम से रुक गया सब, बढ़िया। आप देखिए अदिति, जैसा कि यहाँ पे ये जो परिवार है, मनीष, हम सुन पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं, हमने भी सुना। हमारे साथ असीम वकार जी, उम्मीद है सर आपने भी सुना होगा लोग किस बदलाव के बारे में बात करें। ये वो लोग हैं जिन्हें वहां पर रहना है, वहां पर जिनकी जिंदगी चलती है, जो चले गए थे वापस लौट आए हैं, कनेक्टेड फील कर रहे हैं, खुद ही चेंज बयां कर रहे हैं। तो इसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब क्यों कह रहे हैं, ये बात क्यों उनको उठानी पड़ रही है कि अगर 50,000 लोग अपने घर से बेघर हुए तो मुजफ्फरनगर कांड के बाद हुए, मुख्यमंत्री उसको अपनी आन बान और शान से जोड़ रहे हैं, वो दंगे को आन बान और शान से जोड़ रहे हैं। सर ये तो बदलाव बयां कर रहा है। मैंने बिल्कुल सही बात जनाब ओवैसी साहब ने कही है, और मैं एक लाइन और जोड़ना चाहता हूं अपने नेता के लाइन में कि कैराना विधानसभा में ऐसा नहीं है कि यही 10, 20, 50, 100 लोग रहते थे। कोई भी विधानसभा हो वो 2.5 से 3 लाख, 3.5 लाख की होती है लोगों की आबादी। अब बाकी लोग तो रह रहे हैं, वो तो कहीं छोड़कर नहीं गए, और ये 20, 25, 50 लोग जो गए सिर्फ खतरा इन्हीं को था। बाकी जो 2.5-3 लाख विधानसभा में लोग रह रहे हैं उनको किसी को खतरा नहीं, ना उन्हें कोई पर्ची भेजता था ना चिट्ठी भेजता था। मैं आपके चैनल पर खुले तौर पर यह कहना चाहता हूं कि ये जो आंदोलन आवाम ने किया उत्तर प्रदेश की और देश की कि भाजपा हटाओ और महंगाई भगाओ, ये जो तेल की कीमतें बढ़ रही थी ये उसका नतीजा है मैडम। मैं जनता से कहना चाहता हूं, आपके दर्शकों से कहना चाहता हूं कि वो तुमको कैराना से डराएंगे और तुम उनको पेट्रोल की महंगाई से डराना। वो आपको मुसलमानों से डराएंगे, आप उनको डीजल से डराना। आप अपना आंदोलन खत्म मत करना। वो आपसे कहेंगे कि मुसलमान आ जाएगा, आप उनको गैस का सिलेंडर लेकर दौड़ा लेना। ये मजबूर हो जाएंगे अभी घटाने के लिए दाम। वो कैराना इसलिए लेकर आए हैं कि पेट्रोल पर बात ना हो, वो कैराना इसलिए लेकर आए हैं कि डीजल की महंगाई पे बात ना हो, वो कैराना इसलिए लेकर आए हैं कि सरसों का तेल जो 230-220 रुपए में बिक रहा है इस पर बात ना हो। मैं जनता से कह रहा हूं, ठीक है सर, कि आप अडिग रहिएगा। अभी मोदी जी मजबूर हो जाएंगे। अभी तो आपको 31 रुपए लीटर का तेल 100 रुपए में बेचा जा रहा है। ठीक है सर, आप पेट्रोल डीजल महंगाई तो आप बोलिए सर। एक सेकेंड, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। असीम वकार जी, अब मेरा सवाल सुनिए सर, मेरा सवाल सुनिए, उस पर बीजेपी का जवाब भी लीजिएगा सर, इस पे बीजेपी का जवाब भी लीजिएगा। आपने कहा 50-60 लोग चले गए सर, 250 परिवार गए थे सर, 250 परिवार, 250 से ज्यादा। सर घर छूट जाने की जो तकलीफ होती है ना सर, घर छूट जाने की जो तकलीफ होती है उस दर्द को समझिए सर। और साथ ही मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ, क्या हुआ, हिंदू होना गुनाह हो गया क्या? अगर वो गए वहां से तो हिंदू होना गुनाह है क्या सर? मैडम आप क्यों परेशान हो रही हैं? नहीं सर, मैं परेशान नहीं हो रही मैडम। आपसे क्यों? सर आप भाषण दे रहे थे, मैंने आपसे उसमें से सवाल कर लिए सर। मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं, परेशान तो आप हुई, मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा काम सवाल पूछना है। घर छूट जाने की जो तकलीफ होती है ना सर, घर छूट जाने की जो तकलीफ होती है वो इन परिवारों से समझिएगा कि कैसा महसूस होता है। जिस घर में अपने सपने संजोए हों, जब उस घर से छोड़कर जाना पड़ता है तो कैसा महसूस करते हैं। प्रेम शुक्ला जी वो उस तकलीफ को महसूस नहीं कर पा रहे, लेकिन आप पर यह आरोप जरूर लग रहा है, आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं। देखिए 346 परिवारों का कैराना में मुस्लिम गुंडों के आतंक के कारण, क्योंकि मुस्लिम गुंडे मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि फुरकान और मुकीम काला वो हिंदू व्यापारियों को टारगेट करते थे और धर्म के आधार पर टारगेट कर रहे थे। 4-5 लोगों की हत्या 3-4 वर्षों में कर दी गई थी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में। लोग उत्पीड़न का शिकार होकर 346 लोगों ने कैराना से सपरिवार पलायन कर दिया था। और अगर वही मुकीम काला जैसे आदरणीय योगी आदित्यनाथ की सरकार आती है, जैसे ही पुलिस कानून एवं प्रशासन की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए गुंडों के खिलाफ कार्रवाई प्रारंभ करती है, ये सब जेल पहुंच जाते हैं, कालांतर में गैंग वॉर में
मुकीम काला मारा जाता है और उसका परिणाम यह है कि कैराना में जो परिवार पलायन कर गए थे वो वापस आ गए। तो क्या हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में हिंदुओं को रहने का संवैधानिक अधिकार नहीं है? क्या उसको जब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के तहत समाजवादी पार्टी की सरकार एक संप्रदाय विशेष को संरक्षण देकर और उसके गुंडों को विशेष संरक्षण देकर यदि वहां से बहुसंख्यक समाज कहलाने वाले हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर करती है, तो यह लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था के लिए चुनौती नहीं है? और ऐसे में यदि हमने लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था को फिर से कायम किया, वहां कानून का राज लाया, वहां पर से गुंडों का राज खत्म किया, तो क्या यह जनता तक बताना गलत है? ये तो हमारा 2017 के चुनाव में प्रमुख मुद्दों में से कैराना का पलायन एक प्रमुख मुद्दा था। और कैसे वहां पर भय का माहौल खत्म किया गया, यह अगर लोगों के सामने लाया जा रहा है। सैयद असीम वकार, इसी से जुड़ा मेरा सवाल है जो प्रेम शुक्ला जी ने कहा, वो खुशी से महंगाई पर चर्चा कर ले। ठीक है सर, महंगाई पर भी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सैयद असीम वकार, अगर माइनॉरिटी की बात आती है तो इस देश में संविधान रोज खतरे में ही रहता है। लोकतंत्र, कई लोग तो कहते हैं भारत में लोकतंत्र है ही नहीं, तानाशाही आ गई, इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। सर, अगर हिंदुओं को घर छोड़कर जाना पड़े तो सर तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आता, तब बात इतना हल्की हो जाती है क्योंकि वो हिंदू है। नहीं मैडम, बहुत अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री जी हिंदू, गृह मंत्री जी कट्टर वाले हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, विदेश मंत्री हिंदू, सारे मुख्यमंत्री आपके हिंदू, सेना अध्यक्ष हिंदू, पुलिस कमिश्नर आपके हिंदू, और उसके बाद भी अगर आप हिंदुओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही, हिंदू खतरे में हैं, तो फिर आप अपना जो है वो क्या बोलते हैं उसको, इलाज करा लीजिए। सर, बढ़िया इलाज कराने की जरूरत आपको होगी सर। आप सब कुछ हिंदू, पूरा देश हिंदू। ये देश हिंदू नहीं है सर मैडम, मैं तो कह रहा हूँ कि ये देश सेक्युलर देश है। शायद आपको इलाज कराने की जरूरत है और थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी पढ़ने की जरूरत है। और मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई सैयद असीम वकार, सुन लीजिए वकार साहब, आज आपने इस देश के सेना अध्यक्ष का भी धर्म बता दिया सर, बेहतरीन। आज आपने ये दिखा दिया कि आप धार्मिक चश्मे के अलावा किसी को नहीं देख सकते सर, बहुत बढ़िया। नहीं, आप नहीं, बिल्कुल आप तो बिल्कुल सेकुलर चश्मे से देखती हैं, आप तो बता ही नहीं रही हैं। आप तो इतनी देर से बार बार पूछ रही हैं कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। मैंने बताया तो कैसे हिंदू खतरे में, मुझे बताइए। मैं पूछ रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री हिंदू हैं, गृह मंत्री हिंदू हैं, रक्षा मंत्री हिंदू हैं, मुख्यमंत्री हिंदू हैं, उसके बाद अगर हिंदू खतरे में है तो फिर लानत ऐसी सरकार पर भाई। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करने वाले हैं, इन सबको धार्मिक चश्मे से, सैकड़ों साल से हिंदू खतरे में नहीं, सबको धार्मिक चश्मे से अपने काम को अंजाम देना चाहिए। इससे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग, निराशाजनक, मायूस करने वाला नहीं हो सकता सैयद असीम वकार। मैं समझती हूं आपकी सियासत धार्मिक आधार पर बेस्ड है सर, मैं समझती हूं, मैं समझ सकती हूं, लेकिन आज आपने जिस तरह सेनाध्यक्ष का धर्म बताने की कोशिश की है सर, बहुत सारे लोगों के जहन में गुस्सा आया होगा और आपकी सियासत तो खैर एक्सपोज हुई। आपको काउंटर करना चाह रहे प्रेम शुक्ला और उसके बाद मुजफ्फर खान हमारे साथ जुड़ गए, उन्हें भी आज जवाब देना। जवाब लीजिए सर, जवाब लीजिए। आपने धर्म बता दिया, आपने कहा अगर हिंदू प्रधानमंत्री होते हुए देश खतरे में है, हिंदू खतरे में है, तो जवाब ले लेते हैं सर। आप धर्म बता रहे हैं ना, आज आप सबका धर्म बता रहे, तो सुनिए जवाब फिर प्रेम शुक्ला। हाँ बिल्कुल लीजिए, बिल्कुल ले लीजिए जी, बिल्कुल ले लीजिए। देखिए, अच्छा आराम से देखिए, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री निश्चित तौर पर जो है हिंदू हैं और हमको इस बात पर गौरव है कि राष्ट्रपति से लेकर तमाम लोग जो है हिंदू धर्म से आते हैं, हमको इस पर गौरव है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री के पास किसी भी राज्य में जो है कानून एवं व्यवस्था, ये राज्य का विषय, ये संवैधानिक प्रक्रिया है। अब जब वहां पर मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश सिंह यादव थे, जो मुस्लिम तुष्टीकरण को, मुस्लिम आतंकवादियों को भी धर्म के आधार पर उनके मुकदमे वापस ले रहे थे। मुजफ्फरनगर में दंगे हुए और वहां पर सिर्फ मुसलमान जो दंगा पीड़ित थे उनको राहत राशि दी गई और सर्वोच्च न्यायालय को फटकार लगानी पड़ी, ये सबके सामने है। जब से वहां पर सबको समान दृष्टि से देखने वाला मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ आए हैं, तब से गुंडों का सफाया हो गया है, तब से कोई खतरे में नहीं है, इसीलिए तो वापस आकर बस गए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियों को अपनाने वालों को यदि चुनकर उत्तर प्रदेश में ले आएंगे तो फिर से कैराना जैसे पलायन की घटनाएं होंगी। इसलिए ऐसे तुष्टीकरण करने वाले आतंकवादियों को, माफिया को, हिंदुओं का उत्पीड़न करने वालों को यदि आप सत्ता का सूत्र सौंपेंगे
तो निश्चित तौर पर बहुसंख्यक समाज को उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा। यह जागृत करना ही हमारा संवैधानिक अधिकार है, वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। ठीक है सैयद वसीम वकार, आपको काउंटर करना चाह रहे हैं, काउंटर ले लीजिए। और आज समझ में आ गया कि क्यों असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम सीएम, डिप्टी सीएम देखना चाहते हैं। जिस तरह की बातें आज सैयद वसीम वकार आपने की हैं, उसके बाद तो खैर समझ में आया कि सभी कुछ धार्मिक चश्मे से देखा जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वसीम वकार जी देखिए, अखिलेश जी की सरकार का बार बार जिक्र आ रहा है। अखिलेश जी की सरकार 12 से 17 के बीच में रही, और अखिलेश जी की सरकार जो 12 से 17 के बीच में रही, जिसको आप बता रहे हैं कि उसमें हिंदू परेशान था, मैं समझता हूं सरकार में सबसे बड़ा दंगा, सबसे बड़ा नरसंहार और सबसे बड़ा विस्थापन, माइग्रेशन अगर हुआ है कहीं तो वो अखिलेश जी की सरकार में हुआ, मुजफ्फरनगर में। 50,000 मुसलमान अपने घरों से, अपने गांवों से निकल कर आकर वो तंबुओं में रहने को मजबूर हुए और 2 साल तक तंबुओं में रहते रहे। सरकार तो अखिलेश जी की थी, आपके हिसाब से मुसलमान तुष्टिकरण वाली सरकार थी, और विस्थापित भी मुसलमान हो रहा है, और मारा भी मुसलमान जा रहा है, जख्मी भी मुसलमान हो रहा है, घर से भाग भी मुसलमान रहा है। तो कहां है 50,000 मुसलमान? दुनिया में इतना बड़ा माइग्रेशन किसी भी दंगे में नहीं हुआ जितना बड़ा अखिलेश जी की सरकार में हुआ। आप इस बात को सोचिए, किसने किया? उस दंगे में एक भी हिंदू ने अपने घर को नहीं छोड़ा, एक भी हिंदू विस्थापित नहीं हुआ। कहां गए थे क्रिमिनल? सब सारे मुसलमान विस्थापित होकर सड़कों पर आ गए, खेतों में आ गए। उनके पास खाना नहीं, पानी नहीं, बारिश हो रही है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उनके पास बिस्तर नहीं। प्रेम शुक्ला जी जल्दी से आपका काउंटर, उसके बाद मुजफ्फर खान प्लीज जल्दी 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 पसंदी आपकी कहां गई? आप पसंदी देखिए, इनको मुसलमानों, असीम वकार को, अच्छा प्रश्न है इनका, अच्छा प्रश्न है असीम वकार का। इनको जहां पर मुसलमान विस्थापित हुए हैं वहां जाकर मुद्दा बनाना चाहिए। और अखिलेश सिंह यादव कैसे मुस्लिम द्रोही हैं, ये मुसलमानों के बीच में जाकर जन जागृत करें, इनको किसने रोका है? ये तो रोज खड़े होकर जो है भारतीय जनता पार्टी को गालियां देते हैं ना। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में अगर कोई मुस्लिम विस्थापित हुआ हो तो उसके बारे में हम जिम्मेदारी लेंगे और उसको फिर से पुनर्स्थापित करने का कार्य करेंगे। लेकिन अखिलेश सिंह यादव की सरकार में यदि मुसलमान विस्थापित हुआ जैसा इनका कहना है, तो उन विस्थापितों को पुनर्स्थापित करने के लिए असीम वकार की पार्टी ने क्या कार्य किया? कभी अखिलेश सिंह यादव को एक्सपोज करने का प्रयास ये क्यों नहीं करने गए? अखिलेश सिंह यादव की CDE टीम बनकर क्यों काम करने को तैयार है? ये तो रोज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को सांप्रदायिक करार देकर उनके खिलाफ जो है मुहिम चलाते हैं। अखिलेश सिंह यादव के खिलाफ अब आपका जवाब मुजफ्फर खान से जवाब लीजिए सर, मुजफ्फर खान से जवाब लीजिए। आज योगी आदित्यनाथ हो, यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता हो, और उससे पहले आज तो चलिए आपको एक तरह का संरक्षण देने की कोशिश की गई सैयद वसीम वकार द्वारा। हालांकि इनके नेता जो हैं वो तो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में तो सम्मान नहीं मिल पाया मुसलमानों को, उनको तो अब मजलिस में आ जाना चाहिए। मुजफ्फर खान आपका जवाब। देखिए आदित्य, जो हालात आज उत्तर प्रदेश के हैं, मैं समझता हूँ बीजेपी को उस अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। हिंदू पलायन से खतरे में नहीं है। लखीमपुर खीरी के अंदर जिस तरह से वो क्या हिंदू गया, जो पार्टी के कार्यकर्ता थे, बीजेपी के थे, तो उनकी हत्या हुई वहां, जब हिंदू नहीं थे, या फिर जो रहा हो। मुजफ्फर खान जी, आपसे जो सवाल है वो कैराना में किस तरह से हिंदू परिवारों को जाना पड़ा, उससे जुड़ा हुआ सवाल है जिसे लेकर आपको जवाब देना पड़ेगा सर। अदिति जी, कहां पर पलायन हो रहा है, कहां नहीं हो रहा है, इस बात से ज्यादा जरूरी यह है कि जो पलायन हो रहा है वो स्थिति पैदा बीजेपी की सरकार में हो रही है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, देश में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, उसके बाद भी देश में हिंदू खतरे में है। ये तो चुनाव की वजह से अदिति जी, ये जुमलेबाजों की सरकार है और ये भाजपा के लोग जो है जुमलेबाज हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अभी सरकार बदलने जा रही है, तो सरकार बदलने जा रही है, इसलिए ये ज्यादा बेचैन है कि किसी तरह से ये जुमलेबाजी करके फिर से वोटर को अपनी तरफ
मुखातिब किया सर जाए। इनकी लेकिन जुमलेबाजी को लेकर तो आप सवाल कर रहे हैं, आप पर जो मुस्लिम तुष्टीकरण, आप पर जो उन परिवारों के पलायन की जिम्मेदारी, आपकी अकाउंटेबिलिटी जो फिक्स कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आज उन्होंने अपने भाषण में एक बार नहीं बार बार ये बात कही कि सपा की जो सरकार थी उसके दौरान इन परिवारों की क्षति हुई। वो कह रहे पलायन की बात नहीं, वो कह रहे हम तो वापस लेकर आए हैं, हमने तो ऐसी लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था जो है वो क्रिएट की है। तो अगर वो वापस लाए होते तो ये सवाल ही खत्म हो गया होता अदिति जी। वो वापस कहां लाए, उन पे समय ही नहीं है, आम आदमी के बारे में सोचने के लिए समय ही नहीं है। कितने लोग वहां बेरोजगार हैं इनको मालूम नहीं है, कितने लोग जो है भुखमरी के कगार पर हैं ये जानते ही नहीं है। तो एक ऐसी जनता की चुनी हुई सरकार कि जो सरकार जनता से ही बेखबर हो जाए, और कोरोना के अंदर आज देश सर की आप बड़ी गोल लड़ाई पोस्ट लड़ मत रहा है। चेंज कीजिए सर, आप गोल पोस्ट मत चेंज कीजिए। लेकिन प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ को तो पता ही नहीं कैराना में क्या हो रहा है इनके मुताबिक। कैराना के जो लोग थे, जो देखिए अभी आपने स्वयं, आपके संवाददाता कैराना स्वयं गए हुए हैं और कैराना के पीड़ित परिवार से आपके कैमरामैन ने ऑन कैमरा आपकी स्टूडियो में उन पीड़ित परिवारों से बात कराई। उन पीड़ित परिवारों ने 2017 के पहले कैराना की क्या स्थिति थी इसकी खुद जो है उन्होंने जो है खुद बताया, और किस तरह से 2017 में अखिलेश सिंह यादव की सरकार के पतन के बाद और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के सत्ता स्थापना के बाद किस तरह वहां कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई है, किस तरह से लड़कियां अब शाम सूर्यास्त के बाद भी घर से बाहर जा सकती हैं, उनके परिजन आज नौकरी पर या किसी काम धंधे पर जाते हैं तो कैसे सुरक्षित वापस आने की गारंटी है, ये आपके कैमरे पे लोगों ने बताया। अगर जो सत्य को भी अगर कोई कहता हो कि इसका प्रमाण दीजिए तो निश्चित तौर पर उसको जो है किसी प्रकार का गंभीर जो है संकट है, मनोवैज्ञानिक संकट है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। आपके सामने सारी चीजें हैं। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी एक विस्थापित परिवार जो फिर से पुनर्प्रस्थापित हुआ है उस परिवार में गए, कैमरों के सामने गए, सबके सामने गए, और आप उसकी पुष्ट करने की स्थिति में है। जब आप उसको पुष्ट कर सकती हैं तो मुझे लगता है एमएच खान, योगी आदित्यनाथ हिंदू परिवारों को वापस लाने की बात कर रहे हैं, तो ये तुष्टीकरण कैसे, मैं यही समझना चाहती हूँ। आज विपक्ष द्वारा सिर्फ एक ही बात उठाई गई, ये ध्रुवीकरण कैसे, मैं ये समझना चाहती हूँ। आदित्य जी देखिए, कैराना का जो कांड हुआ, जो दो लोग विस्थापित हुए, घर छोड़ के गए, वो अत्यंत दुख देने वाला, कष्ट देने वाला समय था। मुजफ्फरनगर में भी तो दंगा हुआ, सरकार किसकी थी? समाजवादी पार्टी की सरकार थी। जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ तो उसमें खाली मुसलमान लड़ रहा था, हिंदू भी था उसमें हिंदू भी था, मुसलमान भी था, दोनों प्रभावित हुए थे। और उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री या पूरा परिवार बंबई से बुलाई गई हुई नर्तकियों का नाच देख रहे थे। ये कानून व्यवस्था उनकी थी, और कानून व्यवस्था के बारे में 400 से 500 दंगे समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए हैं, जिसमें हिंदू भी मारा गया है, मुसलमान भी मारा गया है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा हमारी पार्टी का है। हम किसी का पक्ष साथ एक साथ दोनों को पक्ष साथ रखना चाहते हैं। देखिए, जब आप आज चुनाव के 2 महीना बचे हैं तब योगी आदित्यनाथ जी क्यों गए? टाइमिंग का सवाल है, क्यों गए आप 2 साल पहले 3 साल पहले जा सकते थे, और जिस दिन मुख्यमंत्री का ओथ लिया था उस दिन जा सकते थे कि हम कैराना पहले जाएंगे। नहीं गए कैराना, वोटों का लाभ लेने के लिए आज कैराना गए हैं। गोरखपुर में जो हिंदू समाज का व्यापारी था उसकी हत्या की गई कि नहीं की गई? वो मुसलमान थोड़ी था, तो हिंदू था, उसकी भी हत्या कर दी गई। और लखीमपुर खीरी में जो मारे गए लोग, वो भी सारे लोग हिंदू थे। तो ये हिंदू मुसलमान करने की कोशिश हो रही है, काम तो कुछ किया नहीं है, महंगाई पे कंट्रोल किया नहीं है, डीजल का दाम बेवकूफ बना के बता रहे हैं कि कम कर दिया है। ठीक है, आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम होने करने की कोशिश हो रही है। ठीक है मुजफ्फर खान, 20 सेकंड्स आपका काउंटर, उसके बाद ठीक है सर मैं काउंटर दिला रही हूँ। आपने समाजवादी पार्टी का जिक्र किया, लॉ एंड ऑर्डर किस तरह फेल हुआ, हिंदू मुस्लिम किस तरह से इनके बीच तनाव पैदा करने की कोशिश की गई, इस पे जवाब मुजफ्फर खान जल्दी से, उसके बाद प्रियंका जी प्लीज जल्दी 30 सेकंड्स। मुजफ्फर खान, देखिए, मुजफ्फरनगर के ऊपर बार बार हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन ना तो बीजेपी के लोग सामने टिकते हैं ना दूसरे दल के लोग। ये सिर्फ समाजवादी पार्टी की सरकार थी जिसने जो दंगाई थे उनको बेनकाब किया, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उनको जो है बाहर छोड़ने का काम किया, उनको मंत्री बनाया। हिंदू मुसलमान सब छोड़ के भागे।
सब भागे घर छोड़ करके, सब लोग अपना गांव, अपना दुकान, अपनी जमीन छोड़कर भागे, अपनी जान बचा के भाग रहे थे मुजफ्फरनगर दंगे में। कहाँ सफाई कर रहे हो आप? अखिलेश यादव 400 से 500 दंगे हुए और आप सफाई दे रहे हो आज? आपको शर्म नहीं आती है? दंगे के वक्त नाच दिखा जा रहा था, दंगा जब हो रहा था तो सफाई में डांस देखा जा रहा था, नाच देखा जा रहा था। ये इस पर आपको शर्म नहीं आती है? कहते हुए दंगाई पार्टी है आपकी पार्टी, गुंडों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम हिंदू करने वाली पार्टी है। अब जनता आज ही आ चुकी है। अब 2022 में हमारी मायावती जुल्म हुआ, सबका हिसाब मिला पड़ेगा, ब्राह्मण के ऊपर जुल्म हुआ, उनके सबको में लगाना पड़ेगा। तो आप क्या बात करेंगे? आप क्या इंसाफ की बात करेंगे? झूठे मुकदमे लगाए जाते थे बीएचपी की सरकार में, ब्राह्मणों को परेशान किया गया, दंगा जितने झूठे लगाए जाते थे कोई नहीं लगाया जाता। ठीक है मुजफ्फर खान, जब आप इतने बड़े बड़े दावे इस डिस्कशन में बैठकर कर रहे हैं सर, इस डिस्कशन में बैठकर जब आप इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं सर, तो आपको पता होना चाहिए कि किसने फटकार लगाई थी अखिलेश यादव की सरकार को, किसने कहा था कि नेग्लिजेंस है, किसने तमाम तरीके के सवाल खड़े किए थे। मैं बताऊं आपको या आप खुद बताएंगे? किसने पूछा था? नेग्लिजेंस की बात किसने कही थी? वो पॉलिटिकल आरोप नहीं था, वो इस देश की सर्वोच्च अदालत थी। आप शायद भूल गए होंगे, आप शायद भूल गए सर, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी अखिलेश यादव की सरकार को, जिसके लिए आप बड़ी शान में कसीदे पढ़ रहे हैं इस वक्त। प्रियंका गुप्ता, आज योगी आदित्यनाथ ने एक और सवाल पूछा। उन्होंने कहा जिन्हें कल तक मंदिर जाने से डर लगता था, शर्म आती थी, आज वो बड़े बड़े टीके लगाकर घूमते। प्रियंका जी, आवाज आ रही है आपको? प्रियंका जी, आवाज आ रही है? उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मास्टर शिवराज हमारे साथ है। मास्टर शिवराज जी, जो पूरा इस वक्त हम सियासी गेम देख रहे हैं, खासतौर पर पश्चिमी यूपी में, जहां 26 जिले, 136 विधानसभा सीटें और 2017 में 136 में से बीजेपी के पास 109, क्या माना जाए ये कुल मिला के लड़ाई किसान एजिटेशन को देखते हुए इन 136 सीटों पर अपना वर्चस्व बरकरार रखने की है? अदिति त्यागी जी, एक तो मेरे नाम के नीचे बीकेयू लोक शक्ति लिखवा दो। दूसरा ये है कि जिस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नारा दिया जाता था, जिस देश में अनेकता में एकता देखी जाती थी, आज चाहे अखिलेश जी हो, वो जिन्ना के अपनी कमर पर लादे हुए हैं, जिन्ना से वोट लेना चाहते हैं। बसपा है, उसके राज में SC ST हावी हो जाता है, वो दलितों की राजनीति करती हैं। योगी जी हैं, वो जय श्री राम के सहारे अपनी नैया पार लगाना चाहते हैं। आज जो महंगाई के मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी के मुद्दे हैं, वो सब पीछे हटते जा रहे हैं। जो जो चुनाव सिर पे आता जा रहा है, पूरे देश में एक जातिवाद का जहर सा घुलता हुआ जा रहा है। और ये सब राजनेता घोल रहे हैं, जो ये कहते हैं जातिवाद देश में नहीं होना चाहिए, वही देश में खुद जाति का जहर घोलने के लिए खुद अपना काम करते हैं। हमारे देश में जो दीपावली है, उसकी अगर संधि विच्छेद करो तो दीपावली में लास्ट में अली आता है। जो रमजान है, उसमें अगर संधि विच्छेद करो तो राम से शुरू होता है। लेकिन राजनेताओं को कुर्सी हटाने के लिए अपनी जनता में इतना जातिवाद का जहर अपने बयानों से इतना घोलते हैं। अभी अखिलेश जी जिन्ना को लेकर के अपनी कुर्सी चाह रहे हैं, अगर वो आते हैं तो कब्रिस्तान की बात करते हैं। सर, नेता ये करते हैं तो समझ आता है। ये तो टिकैत साहब भी कर रहे हैं ना सर। टिकैत साहब पर क्या आरोप लग रहा है? अपनी महापंचायत के जरिए वो क्या करना चाह रहे हैं? वो मुस्लिम जाट वोट बैंक एक साथ लाकर साथ दी की उसको कोशिश कर रहे हैं, उस पर जवाब दीजिए ना सर। आप नेताओं को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जो किसान आंदोलन चला रहे हैं उन पर भी तो सवाल है सर। किसान बिरादरी 36 बिरादरियों का संगठन होता है, कोई भी किसान बिरादरी का संगठन है। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति 36 बिरादरियों का संगठन है और हम जातिवाद की बात नहीं करते कभी भी। और भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने साफ भी कर दिया है कि आने वाले चुनाव में किसी भी एक पार्टी को
समर्थन नहीं दिया जाएगा, मुद्दों पर समर्थन दिया जाएगा। महंगाई देखी जाएगी, बेरोजगारी देखी जाएगी, किसानों को कृषि का उपज का लागत मूल्य नहीं मिल रहा वो देखा जाएगा। ये जो बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, इससे धान का किसान, बाजरे का तो किसान, आप ये कह रहे हैं किसान आंदोलन पॉलिटिकल नहीं हुआ है? आप जिस तरह से यहाँ बात कर रहे हैं सर, क्या एक सेकंड सर, आपने कहा मुद्दों पर बात करेंगे, क्या आपका एजिटेशन बीजेपी के खिलाफ नहीं है? आपका एजिटेशन है ना बीजेपी के खिलाफ? नहीं, हम सरकार के कभी खिलाफ नहीं होते, सरकार से अपने अधिकार की मांग करते हैं। अगर सरकार, हम लोक शक्ति ने सरकार से मांग की थी जिस प्रकार खेतों की खतौनी होती है, घरों की घरौनी बनाई जाए, स्वामित्व योजना लाई जाए, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। किसानियों लोक आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। प्रियंका जी, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही हो, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही हो, तो आपसे सवाल जो मैंने पहले पूछा था, आज योगी आदित्यनाथ ने याद दिलाया कि जिन्हें कभी धार्मिक प्रतीकों से एलर्जी थी, जिन्हें कभी मंदिर जाने से डर लगता था, आज वो बड़े बड़े टीके लगाकर घूमते हैं। इशारा उनका किसकी तरफ था, ये आप मुझसे बेहतर जानती हैं। प्रियंका जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? क्वेश्चन रिपीट करें, आपकी आवाज। आप मेरा अगर सवाल सुन पाई हो, आपकी आवाज में एको आ रही है, आप मेरा सवाल सुन पाई क्या? अगर आप सवाल सुन पाई हो तो आपका जवाब प्लीज अपना सवाल रिपीट करें। पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, मैं जो डिबेट सुन रही थी उसमें अभी के प्रवक्ता है वो बोल रहे थे कि मुझे बड़ा गर्व है कि हिंदू राष्ट्रपति है, हिंदू प्रधानमंत्री है, हिंदू मुख्यमंत्री है। तो मैं ये उनसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ कि जब हमारे राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी थे तब उन्हें क्या गर्व नहीं था? क्या किसी हिंदुस्तानी को तब गर्व नहीं था? तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि वो हिंदू देख के गर्व करते हैं या इंसान की जो क्वालिटीज होती है, जो उसका जज्बा होता है काम करने का, उसको देख के गर्व किया जाता है? मतलब गर्व करने के लिए आप जो है, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि आप जो है सबका साथ चाहते हैं, सबका विकास चाहते हैं और सबकी उन्नति चाहते हैं, दूसरी तरफ आप ये जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कुछ लोगों की गलतियों की वजह से आप पूरी कौम को एक जिम्मेदारी कैसे ठहरा सकते हैं? आप ये बताइए। तो ये कुछ सवाल है, ये पूछना चाहते हो। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, आपका जवाब। और अच्छा होता मैम, जब आप बीजेपी से सवाल पूछ रही तो एक सवाल आपने AIMIM से भी पूछा होता, जिन्होंने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, हर संवैधानिक पद, सेना अध्यक्ष, हर किसी को एक धार्मिक चश्मे से देखा। एक सवाल उनसे भी हो जाता, क्योंकि हम तो जिस देश में रहते हैं वो धर्मनिरपेक्ष है। कोई बात नहीं, आपने भी सिलेक्टिव सवाल ही पूछा है। प्रेम शुक्ला जी, आपका जवाब। जी अदिति जी, उनका मैं सवाल सुन नहीं पाया हूं क्योंकि उनकी आवाज लगाकर कटकर आ रही थी। जरा अगर आप उनका सवाल मुझे रिपीट कर देंगे। उनका सवाल ये है कि जब इस देश के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम थे तो क्या आपको शर्म आती थी? आज आप बहुत प्राउड फील करते हैं। हमने ही बनाया था उनको, हमने ही बनाया था। देखिए, हम प्राउड फील करने की बात किसने की? असीम वकार ने मुद्दा उठाया, उस मुद्दे पर मैंने उत्तर दिया। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग जो हैं वो सारे धर्म, पंथ, जात से ऊपर उठकर होते हैं। जैसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी किसी जात के, किसी पंथ के, किसी धर्म के नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास की बात हम करते हैं। और ऐसे में हम किसी जाति को ललकारते नहीं है, किसी धर्म विशेष का वोट मांगते नहीं है। लेकिन कुछ जो पार्टियां सिर्फ जातियों की बनी हुई है, कुछ धर्म विशेष के लोगों का वोट मांगती हैं, उनको निश्चित तौर पर आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है। हम तो कहते हैं कि हर किसी का, आदरणीय मोदी जी करता है ना, खड़ा होकर कहते हैं कि मुसलमानों के भी है ये जिनकी तरफ आपका इशारा है, असीम वकार की तरफ, आपको तो ये सूट करता है, आपकी सियासत को तो सूट नहीं करता है क्या? एक्सपर्ट्स तो कह रहे हैं ये जो जाट मुस्लिम वोट बैंक साथ आता दिखाई दे रहा है, उसमें सेंध लगाने की कोशिश है। सियासत करने के लिए हमने उनको कहा क्या? आदिति जी, आप क्या कहना चाहिए? हमने उनसे कभी कहा ही नहीं कि आप हमारे को सूट करे। ऐसी राजनीति कीजिए, आप ऐसी राजनीति कीजिए जिससे भारत का लोकतंत्र पुष्ट हो, जिससे भारत की मानवता पुष्ट हो, जिससे भारत की संवैधानिकता पुष्ट हो। ध्रुवीकरण करने का आरोप तो आप पर भी लगता है ना सर? सैयद असीम वकार, पार्टी को जिससे लाभ हो वो काम कीजिए। जवाब लीजिए सैयद असीम वकार। आरोप लगना और जो है सचमुच ध्रुवीकरण, सर ध्रुवीकरण का आरोप आप पर भी लगता है, इन पर भी लगता है, दोनों पर लगता है सर। जी सैयद असीम वकार। नहीं, हम पर आरोप लगता है, वो सचमुच करते हैं। देखिए, इतनी देर में सबसे ज्यादा अगर ध्रुवीकरण अगर कोई कर रहा है, हिंदू 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 को चिल्ला रहा है, तो वो आप हैं मैडम।
आदित्य अच्छा। त्यागी जी। जी 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 बाकी कोई नहीं कर रहा है सर। वैसे मुझे वोट और जाकर दूसरी मांगना बात, नहीं है सर। अभी तो आपने मेरी उस बात पे एतराज किया था, अब इस पे भी एतराज कीजिए। नहीं नहीं सर, मैं तो सुनिए, मुझे इस पे वोट भी जाकर एतराज मांगना कीजिए। नहीं है, वोट तो आप ही मांगेंगे सर। इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर सेनाध्यक्ष का धर्म तो आपने बताया सर, मैंने नहीं बताया था। अब आप जवाब दे दीजिए। हाँ, अब मैं धर्म और बता रहा हूं। कानपुर के गुप्ता जी को जिन लोगों ने मारा गोरखपुर में, वो कौन लोग थे? वो मुसलमान थे। गुप्ता जी कानपुर के जो मारे गए हैं, उनके मारने वालों को धर्म बताइए। लखनऊ के न्यू हैदराबाद में एक ब्राह्मण बच्चा रहता था, लड़का रहता था, उसकी 2 बच्चे थे। उस ब्राह्मण बच्चे को मारने वालों का धर्म बता दीजिए जरा। योगी जी की सरकार में उसकी हत्या हुई। रायबरेली में 5 ब्राह्मणों की हत्या हो गई। जरा उन 5 ब्राह्मणों को मारने वाले मुस्लिम हथियारों का नाम बता दीजिए। लखीमपुर खीरी में वो जो मार दिए गए 8 लोग 9 लोग, उन लोगों को जो हिंदू मारे गए, लखीमपुर में जो हिंदू मारे गए, उन लोगों को मारने वाले मुसलमान हथियारों का नाम बता दिए जरा एक बार आप, अगर शर्म थोड़ी सी हो तो। आसिम वकार देश की बात कर रहे हैं और आप बीजेपी के सपोर्ट में खड़ी हैं। सर आप मुझे मत बताइए मैं क्या कर रही हूँ, मैं सवाल पूछ रही हूँ। देश की बात आप कर रहे हैं, आप देश की बात कर रहे हैं। इस देश के प्रधानमंत्री का धर्म बताकर, इस देश की सेनाध्यक्ष का धर्म बताकर आप देश की बात कर रहे हैं। शर्म आपको आनी चाहिए, क्योंकि मैं जिस देश में रहती हूँ वो धर्मनिरपेक्ष देश है। बिल्कुल वो सब धर्मों को बराबरी पर रखता है, सबको अपनी प्रैक्टिसेस को फॉलो करने का अधिकार देता है। आपकी तरह धर्म नहीं बताता, थाने में जाकर धर्म नहीं ढूंढता, रक्षक के पास जाकर धर्म की बात नहीं करता। सुनिए मैडम, आपने जिस तरीके से, और सर दूसरी बात सुन लीजिए सर। मैं वोट नहीं मांगना, मुझे शर्म आपको आनी चाहिए, क्योंकि वोट आपको मांगना है। ध्रुवीकरण आप कर रहे हैं, ध्रुवीकरण आप कर रहे हैं। और दूसरी बात, लॉ एंड ऑर्डर और धर्म बताना। सुन लीजिए सैयद हसीब वकार जी, आप सुन लीजिए ना। अब सवाल पूछा है तो जवाब सुनने की हिम्मत रखिए, दिखाइए उतना कलेजा। चिल्लाइए कम। नहीं मैं चिल्ला नहीं रही हूं, आपको जवाब दे रही हूं। चिल्लाइए कम। लॉ एंड ऑर्डर में धर्म बताने का काम सर आप करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर में अगर विक्टिम होता है माइनॉरिटी, तो धर्म बताने का काम आप करते हैं। देश का संविधान आप लोगों के मुताबिक इस देश में खतरे में आता है। मेरे हिसाब से तो इस देश में जुडिशरी भी है, मेरे हिसाब से इस देश में कार्यपालिका भी है, मेरे हिसाब से इस देश में विधायिका भी है, और मेरे हिसाब से सर जितनी मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है अकॉर्डिंग टू यू, उसके हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बहुत सारी एजेंसीज भी हैं। हाँ, हाथ हिलाइए सर, कोई बात नहीं, हाथ हिलाने का ही काम है। एमएच खान साहब, जो व्यक्ति प्रधानमंत्री से लेकर सेनाध्यक्ष तक का धर्म बता रहा है, बात सुनिए, वो दूसरे पर ध्रुवीकरण का आरोप लगा रहा है। शायद राजनीति की, सियासत की यही विडंबना है। जवाब सुन लीजिए सर, एमएच खान देंगे आपको जवाब। सुन लीजिए, वो भी बोलना चाह रहे हैं सर। देखिए अदिति जी, हमारी पार्टी का नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। मेरा सवाल एक था जो शुक्ला जी नहीं दे पाए कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए पौने 5 साल हो गया। पौने 5 साल में कैराना मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं गए थे? क्यों नहीं? 20 सेकंड है मेरे पास, प्लीज जल्दी से आपका जवाब, डिस्कशन क्लोज करना है। आज ये ध्रुवीकरण करने के लिए ठीक सर, जवाब लीजिए। प्रेम शुक्ला जी, अब क्यों गए कैराना? अब क्यों गए? हो गया तो गए और नहीं गए, और नहीं गए। अब ये हमारी जब मर्जी आएगी तब जाएंगे। क्या बसपा वालों से पूछ के जाएंगे? क्या बहन मायावती से पूछ के जाएंगे? परमिशन नहीं लगती जी बहन मायावती की। मुसलमान करोगे? बहन मायावती की परमिशन नहीं लगती। बहन मायावती तो अपने वातानुकूलित कमरे से बाहर ही निकल रही है, प्रत्याशियों से धन जमा करने में लगी हुई है। पहलवाना चाहते हो क्या? आप लगातार चिल्ला रहे हैं, आप बहस नहीं कर रहे महाराज, चीख रहे हैं। इसको छाती टूटना कहते हैं। छाती टूट रहे हैं आप। आपके पार्टी का जो पतन हुआ है, उस पतन के कारण आपको पास छाती टूटने के अलावा कुछ शेष नहीं बचा है। हमारी जब मर्जी आएगी तब जाएंगे, और कोई भी हिंदुओं को पीड़ित करेगा, ऐसे मुल्लों को ठीक करेंगे, ऐसे गुंडे मुसलमानों को पीट के जेल में बंद कर देंगे। हिंदुओं को पीड़ित करने का प्रयास करोगे तो निश्चित तौर पर दंडित होना पड़ेगा।
ठीक है, मुझे आप दोनों को रोकना पड़ेगा इस तू में आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए, और साथ ही एक बार फिर से इस बात को दोहराते हुए कि जो सियासी समीकरण है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, जिसमें से 136 सीटों में से 109 सीटें बीजेपी के पास है, इसके अलावा समाजवादी पार्टी के पास 21, बीएसपी के पास 3, कांग्रेस के पास 2 और आरएलडी के पास 1 सीट इसमें से है। इन सियासी समीकरणों को भी, जब आप हमारा ये डिस्कशन देख रहे थे, इन सियासी समीकरणों को भी आप भूलिएगा नहीं। हम जल्द लौटेंगे आप ये मेरे साथ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.